अरे सुनंदा, मैंने सुना है तुम लोगों का रिश्ता तुम्हारी ननद बबीता से तो छोड़ो, तुम्हारी सास से भी अच्छा नहीं है। सुनंदा की चाची बिंदु जी फोन पर कहती हैं। सुनंदा एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, नहीं चाची, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बिंदु जी बोली, सुनंदा, मुझसे छुपाने से कोई फायदा नहीं। शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारी ननद का ससुराल जहां है वहीं की मेरी भाभी भी है। तो वही मुझसे कह रही थी कि सुनंदा की ननद ने तो पूरे गांव में हल्ला मचा कर रखा है कि मेरी तीनों भाभी मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती और ना ही बात मानती है। बताओ भला, कहने को वो हमारी दूर की रिश्तेदार हुई, पर बदनामी तो हमारी भी हो रही है ना। तुम्हारे घर की सच्चाई क्या है ये हमें नहीं जाननी, पर तुम अपने लक्षण ठीक करो, वरना ऐसा ना हो कि उसका असर तुम्हारे मायके पर हो जाए। इतना कहकर बिंदु जी ने नाराज होकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नाराज सुनंदा गुस्से में तमतमाती हुई आई, कमरे से बाहर निकली तो उसकी देवरानी नैना और सुमन बोली, क्या हुआ भाभी, आप इतनी नाराज क्यों हैं? सुनंदा बोली, क्या ही बोलूं, ये हमारी सास जिन्हें हम माजी माजी कहते हुए थकते नहीं हैं, ये यहाँ की बात अपनी बेटी से कहती है, और बेटी पूरी दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीट रही है कि हम उसकी बेटी की शादी में कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं और ना ही इन्हें करने दे रहे हैं। नैना बोली, क्या ये सब बबीता जी का किया धरा है? सुमन बोली, छोटा मुंह बड़ी बात। जेठानी जी, मैं तो पहले भी आपको कहती थी कि जब भी ननद रानी आती है तो घंटे दरवाजा बंद करके आखिर माजी से क्या बात करती है। सुनंदा बोली, बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर इन माँ बेटी की नासमझी और लालच की वजह से मैं अपने मायके में अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहती। अब तो माजी से बात करनी ही होगी। चलो सब मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर तीनों अपनी सास कल्याणी जी के पास गई और बोली, माँ जी, ये क्या बात हुई? आप रहती हमारे साथ हैं, सेवा हम करते हैं और दिन रात गुण अपनी बेटी के गाती है, ये कोई अच्छी बात नहीं। सुमन बोली, माँ जी, अगर आपको हमसे कोई दिक्कत है तो हमारे मुंह पर कहिए ना। नैना बोली, और नहीं तो क्या, अपनी बेटी के पास हमारी शिकायत लगाती है, पर इससे आपको क्या हासिल होगा? बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे घर की बदनामी चारों तरफ हो रही है, क्योंकि आपकी बेटी मुंह बंद करके रहने वालों में से नहीं है। कल्याणी जी एक पल को झेप गई, फिर बोली, नहीं तो बहू, मैंने तो बबीता से कोई भी बात नहीं की है। सुनंदा बोली, मेरा काम था आपको समझाना, आगे आप जानिए। दूसरी बहू नैना बोली, सही तो कह रही हैं जेठानी जी, जब चारों तरफ बात फैलेगी ना तो दूर तलक जाएगी, फिर ना कहना बहुओं ने घर संभाला नहीं, क्योंकि यहाँ तो बेटी ही मायका बिगाड़ रही है। इतना कहकर तीनों बहू वहां से चली गई। कल्याणी जी चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद करके फिर बेटी को फोन लगाकर बेटी को सारी बात बताते हुए बोली, बबीता, अब तेरे पापा तो रहे नहीं और तेरे तीनों भाई अपनी ही मर्जी के मालिक और बीवियों के गुलाम हैं। मैं क्या ही कर सकती हूँ। बबीता बोली, माँ, तुम इन लोगों के साथ शहर में रहती क्यों हो? मैं तो कहती हूँ तुम गांव के घर में रहने चली जाओ, उसके बाद वहां से अपने लिए हर महीने का 60-70 हजार इन लोगों से खर्चा मांगो। उसके बाद जो तुम कहोगी इनको करना होगा, आखिर है तो सब तुम्हारा ही ना। कल्याणी जी बोली, पर ये सब मैं करूंगी कैसे? बबीता बोली, आपकी नतनी की शादी में क्या आपके तीनों बेटे खर्च नहीं कर सकते? कह दो उनसे कि पापा की आखिरी इच्छा थी कि वो अपनी नतनी की शादी का सारा खर्च उठाएं। एक दिन कल्याणी जी के तीनों बेटे रमेश, उमेश और महेश एक साथ बैठे थे तो कल्याणी जी बोली, बेटा, तेरे पापा की एक आखिरी इच्छा थी कि बबीता की बेटी की शादी का सारा खर्चा हमारा परिवार उठाए और संपत्ति का एक हिस्सा भी उसे दिया जाए। रमेश बोला, क्या पिताजी ने ये इच्छा आपके सामने रखी थी माँ? हमारा जितना सामर्थ्य है हम जरूर करते रहेंगे। उमेश बोला, पर भैया, जीजा जी को पैसों की क्या कमी है जो हम सारा खर्चा उठाएं? बबीता, उसके पति, उसकी बेटी सब कमाने वाले हैं, फिर हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? कल्याणी जी गुस्से में बोली, तो फिर ये सुन लो कि गांव की जो भी संपत्ति है मैं उसे बेचकर उसे पैसे दे दूंगी। सबसे छोटा मुकेश बोला, भैया, हमने माँ को समझाकर देख लिया, परंतु माँ बच्चों जैसी जिद लेकर बैठी है। रमेश ने कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है माँ, आप सब दे दीजिए उसे, पर बबीता को कहिए कि बेटी की शादी के बाद
वो आपकी भी जिम्मेदारी उठाए, कहकर तीनों वहां से चले गए। अगले दिन कल्याणी जी ने सारी बात बबीता को बताई तो वो हड़बड़ाकर बोली, अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक तो मैं अपने ससुर का बोझ पहले से ही उठा रही हूँ, अब मुझे और किसी बूढ़े का बोझ नहीं चाहिए। ऐसे भी तुम्हारे पास अब गांव के घर के अलावा बचा ही क्या है। मैंने सोचा था मेरी बेटी के 3-3 मामा पैसे वाले हैं, वो सारा खर्च उठा लेंगे, पर अब इस बात को यहीं खत्म करो और सबके साथ शादी में तुम भी आ जाना। इतना कहकर बबीता ने फोन कट कर दिया। सुनंदा ने सास और ननद की सारी बातें सुनी। फोन रखने के बाद उसकी सास बहुत रो रही थी। 1-2 दिन उन्होंने अच्छे से खाना भी नहीं खाया, जैसे उनके मन को बहुत बड़ा धक्का लगा हो और वो बीमार हो गई। दोनों बहुएं भी उन्हें देखने के लिए घर पर पहुंची तो सुनंदा ने सबके सामने सारी बातों को रखा। तीनों बहुओं ने बात विमर्श किया और एक रोज फोन करके बबीता से बोली, आपको जो भी चाहिए हमसे ले लीजिए, पर एक बात कहूं, हमारे घर की शांति को यूं भंग ना कीजिए। वो हमारी तो सास है, पर आपकी तो माँ है। आपने लोभवश इनके मन को छला है, जो कहीं ना कहीं इनके मन में बैठ गया है। पापा जी तो अब रहे नहीं, घर में बड़े बुजुर्ग और बूढ़े पेड़ का होना बहुत जरूरी है। तो आपसे ही विनती है कि हमारे सिर से ये छाया मत हटाइए। बस इतना ही आग्रह करूंगी कि रिश्तों को प्यार से निभाइए, लोभ से नहीं। जब अपनी बहुओं को अपनी इतनी चिंता करते देखा तो कल्याणी जी को बहुत बुरा लगा। पति की तस्वीर के सामने वो अपने गुनाह को कबूल करते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जी। एक बेटी के मोह में आकर 3 बहुओं का प्यार नकार रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और नातिन की शादी की जो भी जिम्मेदारी थी उन्होंने बेटे बहू पर छोड़ दी और अपने पुराने व्यवहार के लिए अपनी बहुओं से माफी मांगी। माता पिता के सम्मान को बच्चे कभी कम नहीं होने देते हैं, तो तीनों भाई और भाभियों ने बबीता की बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर खर्चा किया। बबीता ने अपने व्यवहार के लिए अपनी माँ से माफी मांगी तो माँ बोली, अगर तुम ये गलती ना करती तो मेरी भी आंखें ना खुलती। इस परिस्थिति में सिर्फ बेटी ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि माँ की भी गलती होती है, जो अपनी बेटियों के बहकावे में आ जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा मायके के मामले में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए और ना ही अपनी बहू की बात बेटी को बतानी चाहिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।